हाय, मेरा नाम है पराग और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हम और बेसिक चीजें सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द बिल्डिंग बेसिक्स। सबसे पहली बात आती है लिमिट स्टेट के बारे में। बिकॉज लिमिट स्टेट एक ऐसी मेथड है जो आपको मैक्सिमम सर्विसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोलैप्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके बिल्डिंग में फ्लेक्चरल प्रॉब्लम्स है, मतलब आपके कॉलम में अगर फ्लेक्चरल प्रॉब्लम है, कंप्रेशंस के प्रॉब्लम है, शेयर फोर्सेस के प्रॉब्लम है, टॉर्शन के प्रॉब्लम है, तो उनको रिड्यूस करने का काम लिमिट स्टेट करता है। ओके, क्यों करता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे कि हम पार्शियल फैक्टर्स यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज होती है फॉर अ कोलैप्स, जो कि लिमिट स्टेट के अंदर आता है। नाउ बात हुई सर्विसिबिलिटी के बारे में। सर्विसिबिलिटी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ। हमें किसी भी स्ट्रक्चर की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चाहिए होती है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लाइफ नहीं मिलती है, इसका मतलब क्या कि आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, आपने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया है। अगर आपका जो लिमिट स्टेट में अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रक्चर को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिजाइन करते हो, इट मीन्स इट इज मोर सर्विसेबल। ओके, मतलब वहां पे लेस डिफ्लेक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रैकिंग। ओके, और जो वाइब्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का काम सर्विसिबिलिटी में, मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्विसिबिलिटी हम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे लिमिट स्टेट मेथड का यूज करके हम हमारे बिल्डिंग को एक प्रॉपर बिल्डिंग इस तरीके से बना सकते हैं कि जहाँ पे मिनिमम क्रैकिंग, मिनिमम डिफ्लेक्शन, मिनिमम शेयर, ओके, और ड्यूरेबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, तो उसमें फ्लेक्चरल कैसे आता है, इस तरीके से क्रैकिंग आती है। ठीक है, नाउ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब आप यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो हमारी ड्रॉ मतलब बीम है, इस बीम से अगर मैं प्लेन एक निकालूं, मतलब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन निकालूं, और इधर का एक हमारा यूटीएम का जो पॉइंट है, वहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन निकालूं, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पे आके पॉइंट आउट होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका बीम क्रैक होगा। ठीक है, ये होता है फ्रैक्चर का मीनिंग। ओके, ना उसके बाद द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। इसका मिनिमम क्या, इसका मतलब क्या होता है? जो स्ट्रेन स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि चेंजेस इन वॉल्यूम। स्ट्रेन मतलब होता है आपके वॉल्यूम में चेंज होना, फिर वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेन होता है कंक्रीट में, हम हमारे फाइबर में, मतलब हमारे कंक्रीट के इस मटेरियल में 0.0035 इतना लेते हैं। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो वैल्यू है, ये हमने IS कोड 456 से ही ली है। ठीक है, सो जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035। अभी आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो बीम होता है, ठीक है, इसमें ऊपर के साइड में कंप्रेशन होता है, नीचे के साइड में टेंशन होता है। तो इसलिए हम नीचे बिग साइज ऑफ बार लगाते हैं, ऊपर हम कम साइज ऑफ बार लगाते हैं। मतलब नीचे जो अगर 20 mm का बार लगाते तो ऊपर थोड़ा कम डायमेंशन का बार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे का जो पोर्शन होता है, ये टेंशन कैरिंग कैपेसिटी पोर्शन होता है, जहाँ पे मैक्सिमम टेंशन कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और ऊपर के इसमें कंप्रेशन मेंबर में यहाँ पे हम कम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन होता है, मतलब एकदम आपका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। राइट ना, उसके बाद अभी एक सिंपल एग्जांपल भी अगर आप लो, अगर आप एक स्केल ले लो, अगर आप स्केल को दोनों साइड से मोड़ोगे, तो सबसे पहले ऊपर से टूटेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर स्ट्रेसेस क्रिएट हो गए। नीचे क्यों नहीं? नीचे में आपको देखो ऐसा जो वॉल्यूम होता है कम होता होता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीचे आपका जो मटेरियल है वो एक जगह पे ऐसा आके चिपक जाता है। ओके, सो दैट इज द मेन रिलेशन इन द लिमिट स्टेट। The relationship between compressive stress distribution in concrete and stress in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal and parabolic. देखिए, जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं आपके किसी भी बीम में, किसी भी स्लैब में, ये हमेशा अलग अलग टिग्नोमेट्रिक शेप में रहेंगे। अगर आपका बीम में कोई स्ट्रेसेस आने वाले हैं, तो वो रेक्टेंगुलर रह सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल रह सकते हैं। अगर आपका वन वे स्लैब है, तो उसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि आपका लोड उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
Now after that the tensile strength of the concrete is neglected definitely। जब भी हम टेंशन के लिए, अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हम टेंशन रिड्यूस करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, नीचे बॉटम में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम सारा का सारा रेनफोर्समेंट का जितना भी डाटा है वो हम हमारे स्टील को देते हैं। ठीक है, इसलिए हम कंक्रीट के जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो टेंसाइल फाइबर होते हैं, हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। बिकॉज जितना भी हमारा टेंसाइल लोड होता है ये सारा का सारा लोड स्टील ले लेता है। ठीक है, और जितना भी हमारा कंप्रेशन होता है ये सारा का सारा कौन ले लेता है, कंक्रीट ले लेता है। ओके, रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेसेस होते हैं ये हम हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप ये कर्व देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर कर्व को कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व फॉर कंक्रीट। एक्चुअली ये पर्टिकुलर कर्व मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज जानना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजाइन पर्पस के लिए फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आइडेंटिफाई किया है। ये मैंने ये आईएस कोड कहता है, जिसको हम गामा एम कहते हैं, और वो 1.15 इतना होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कंक्रीट का 1.5 होता है और स्टील का 1.15 होता है। इसके लिए और एक फार्मूला है, लेकिन उसके एक लिमिटेशंस है। अभी हमने स्ट्रेसेस के बारे में बात किया, क्योंकि हम स्ट्रेसेस को अगर हमको मैक्सिमाइज करना है, अगर आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉर्ट आउट करना है, तो आपको 1.15 ये फैक्टर यूज करना है। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेन? स्ट्रेसेस मतलब क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। जितना एरिया आपका बढ़ेगा उतने आपके स्ट्रेसेस कम होंगे। ठीक है, स्ट्रेसेस मतलब होता है पी बाय ए। ठीक है, जितने ज्यादा आपका लोड रहेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जितना कम एरिया रहेगा उतने ज्यादा स्ट्रेसेस रहेंगे, जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतने कम स्ट्रेसेस रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जितना ज्यादा लोड उतने ज्यादा स्ट्रेसेस। ठीक है, सो स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस। ओके, फिर वो बड़े हो, मतलब बाहर के डायरेक्शन में जा रहे हो या कम हो रहे हो, नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, फिर वो बढ़ रहा है, मतलब अगर 10 मीटर का आपका बीम है वो 11 मीटर का हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर 10 मीटर का बीम है 8-9 मीटर हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेन। सिर्फ इसमें फर्क क्या है, लोड का फर्क है। पुल पुल लोड लगेगा तो आपका बीम वर्टिकल, मतलब आपका बीम का डायमेंशन बढ़ेगा। अगर पुश फोर्स लगेगा तो आपका बीम का डायरेक्शन घटेगा, मतलब डायमेंशन घटेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला हमें आईएस कोड ने दिया है। द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अगर आपका पर्टिकुलर बीम को, अगर आपको स्ट्रेन में, मतलब स्ट्रेन का अगर आपको चेक करना है, तो आपका फार्मूला होना चाहिए एफ वाई अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। 1.15 तो आपका हो गया फैक्टर, ES हो गया आपका मॉड्यूलस, एफ वाई हो गया आपका स्ट्रेन, और 0.002 ये ऐसा फैक्टर है जो आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ से समझ में आएगा। तो ये 0 पॉइंट पे जब मैंने एक मटेरियल को खींचना चालू किया, जब मैं उसको पुल फोर्स लगा रहा था, पुश फोर्स नहीं, पुश मतलब अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगाना, पुल मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन से खींचना। जब मैंने उसको पुल फोर्स लगाया तो उसके वजह से उस पर्टिकुलर बॉडी में स्ट्रेसेस क्रिएट होने लगे और स्ट्रेन भी होने लगा। जैसे आप रबर ले लो, रबर का आप अगर आप बहुत बहुत खींचते हो तो उसमें स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज, उसका डायमेंशन भी चेंज होता है। लेकिन हमारे ग्राफ के हिसाब से और जो टेस्ट हुई है उसके ग्राफ के हिसाब से, अगर आपका कोई भी मॉडल अगर उसमें 0.002 इतनी स्ट्रेन अचीव हो जाती है, उसके बाद वो मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपका रबर जो है, अगर आपने उसको बहुत खींचा और 0.002 इतनी उसकी स्ट्रेंथ लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसके बाद वो खुद जो पहले जिस शेप में था उस शेप में वो रिटर्न नहीं आ पाएगा। ठीक है, और उस पॉइंट के बाद, मतलब 0.002 पॉइंट के बाद उसमें स्ट्रेसेस भी उतने ही रहेंगे जिस पॉइंट पे वो खत्म हुआ है। ठीक है, इसलिए ग्राफ पूरा स्ट्रेट जाएगा, इक्वल स्ट्रेसेस, ओके, एंड इक्वल स्ट्रेन। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रेसेस तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ पे 0.002 के बाद उस पर्टिकुलर बॉडी का डायमेंशन चेंज होता ही रहेगा, लेकिन उसमें स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। उसमें स्ट्रेसेस उतने रहेंगे जिस पॉइंट पे उसने 0.002 क्रॉस किया है। ठीक है, नाउ
अगर आपको स्ट्रेसेस निकालने तो स्ट्रेसेस कैसे रहेंगे, जो एफसी के रहेगा दैट इज अवर स्ट्रेस, 0.67 एफसीके दैट इज अ स्ट्रेस, 0.67 एफसीके अपन गामा एम दैट इज अ स्ट्रेस। ठीक है। नाउ और एक दूसरा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील है, जो ये बताता है कि एट पर्टिकुलर स्ट्रेसेस, ठीक है, एट पर्टिकुलर वैल्यू आपका स्ट्रेन इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है। अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो आपको F5.1.15 ये फैक्टर यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्ट्रेसेस मिल पाएंगे। नाउ ये पर्टिकुलर डायग्राम तो सब लोगों को पता है, ये डायग्राम है सिंगली रेनफोर्स बीम की। सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सिंगली रेनफोर्स बीम ये ओनली जिस वहां पे यूज करता है जहां पे मैक्सिमम लोडिंग नहीं आती है। ओके, जैसे हो गया कि जस्ट जैसे आपके वॉल के ऊपर एक लाइन चढ़ाना है, जैसे हम जो बोलते हैं ना, एक लिंटेल चढ़ाना है, नॉर्मल लिंटेल, एक नॉर्मल कुपिंग चढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगली बीम। अगर मान लो किसी ड्रेनेज के ऊपर अगर आपको एक बीम ड्रॉ करना है, बीम डालना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है। अगर आपको कंपाउंड वॉल के लिए अगर आपको एक कोई बीम ड्रॉ करना है, बीम कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है। लेकिन आप इसको एज अ कंस्ट्रक्शन एलिमेंटल बीम, जो कि हम कॉलम के ऊपर यूज करते हैं, वहां पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेन की डायग्राम आपको मिलते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक स्ट्रेसेस की डायग्राम मिलती है। ठीक है। तो स्ट्रेन की डायग्राम अगर सिंगली रेनफोर्स्ड है तो आपके टॉप स्ट्रेसेस आते हैं 0.0035। ओके। और आपके बॉटम स्ट्रेसेस आते हैं 0.87 F5 अपॉन ES प्लस 0.002। नाउ अगर मैं स्ट्रेसेस की बात करूं तो स्ट्रेसेस आते हैं एट बॉटम एज अ 0.87 FY और टॉप में आते हैं 0.446 FCK। ठीक है। तो ये अभी हम आगे आके सीखेंगे कैसे ये पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा जब आपका आउटपुट आएगा तो। उसके बाद अभी तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ये ड्यू टू पुश डायरेक्शन जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसेंट्रिसिटी की, कि इसेंट्रिसिटी होती क्या है। देखिए, इसेंट्रिसिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जो आपके सेंटर ऑफ कॉलम से, मतलब कॉलम का जो सेंटर है जहां से लोड नीचे ट्रांसफर होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट होता है जहां से का एक्चुअल लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है। देखो, इसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि आपका पूरा कॉलम है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, बट रेक्टेंगुलर के सेंटर से आपका लोड ना पास होते हुए वो सेंटर से मिनिमम 20 मीटर के अंदर, सॉरी मिनिमम 20 के अंदर वो आपका लोड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो वो उतना जो डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर ऑफ कॉलम टू द लोड ट्रांसमिशन पॉइंट, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी 20 होनी चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, मतलब इस सेंटर ऑफ पॉइंट से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपका फार्मूला रहता है लेंथ अपॉन 500 प्लस लैटरल डायमेंशन, मतलब b डिवाइडेड बाय 30। ठीक है। तो आपको ये ई पता चल जाएगा, या फिर आप एच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका बी आपको तब यूज करना है जब आपका ये लोड इस पर्टिकुलर डायमेंशन में लग रहा है, मतलब उसके पैरेलल एक्सिस में अगर लग रहा है तो आपको ये साइज यूज करना पड़ेगा बी। अगर अभी फिलहाल यहाँ पे लग रहा है तो आपको एच की वैल्यू यूज करना पड़ेगा एज ए लेटरल डायमेंशन। ठीक है। नाउ अभी आप सब लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा लोड कंडीशन है जो आपके कंक्रीट मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। ये फार्मूला हमें आयस्कोट 456 प्रोवाइड करता है। ठीक है। द मेंबर सब्जेक्टिव टू द कंप्रेशन में बी डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी हमारा मेंबर, जैसे कंक्रीट हो गया, जो कॉलम है, वो एज अ कंप्रेशन मेंबर डिजाइन होता है। ठीक है। क्लियर, हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आपका बीम होता है वो डिजाइन होता है एज अ कंप्रेशन मेंबर। तो उसके ऊपर जो लोडिंग आता है उसका फार्मूला होता है 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। जहां पे PU हो गया आपका एक्सेल लोड, जो आपके पूरे स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर आने वाला है। FCK हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, जो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में या मेगा पास्कल में रहती है। ठीक है। जैसे कि M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M30 है तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। AC हो गया आपका एरिया ऑफ कंक्रीट, 0.67 मतलब 0.67 का फैक्टर है जो स्ट्रेसेस का फैक्टर है। FI मतलब हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जैसे Fe 415 है तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ओके। ASC जो है, ASC इज नथिंग बट एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम। जो आपका कॉलम है जिसमें जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है दैट इज कॉल्ड एज एरिया ASC। ठीक है। तो आपको उतना एरिया डालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंक्रीट का एरिया डालना होता है और यहाँ पे आपको स्टील का एरिया डालना होता है।
तो इस पर्टिकुलर इसका फैक्ट मतलब इसका यूज क्या है, जब हम पर्टिकुलर चीज को मतलब बिल्डिंग को जब हम डिजाइन करेंगे, तो अगर आपको यही पता नहीं है कि आपके कॉलम के ऊपर कितना लोड आने वाला है, ठीक है, तो आप अपने कॉलम को डिजाइन ही नहीं कर पाओगे। तो तब आपको ये पर्टिकुलर फार्मूला आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं शेयर में किस तरीके से क्रैक आती है। अगर आपके लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अगर आपको शेयर आइडेंटिफाई करना है, तो इस तरीके से क्रैक जो होती है वो आपके बीम में आती है। नाउ अभी हम बात करेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस के बारे में। नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस होता क्या है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस हमेशा टी वी से डिफाइन करते हैं, और जो हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको टाउ सी से डिफाइन करते हैं। जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस है, इनके बीच का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो व्यू होता है, ये होता है शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड। हमारे डिजाइन लोड के वजह से जितने भी शेयर फोर्सेस हमें मिले हैं वो हमें यहाँ पे डालने होते हैं। बी मतलब होता है आपका ब्रेड्थ ऑफ मेंबर, ओके, और डी मतलब होता है आपकी डेप्थ। अगर आपका टी बीम है तो बी मतलब आप विड्थ वेब ले लोगे, और डी मतलब आप उसकी फ्लेंज ले लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने टाउ वी निकाला, मतलब मैं आपका जो शेयर फोर्सेस है वो आपने रखा बी इंटू में, जैसे मान लो कॉलम का डायमेंशन 300 बाय 300 mm है, और आपके शेयर फोर्सेस मान लो 100 mm आया है, 100 किलोन्यूटन आए हैं, तो आपका टाउ वी कैसे निकलेगा? 100 अपॉन 300 इंटू 300। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि आपका यूनिट सेम रहना चाहिए। नाउ जैसे आपने टाउ वी निकाला, वैसे आपको टाउ सी भी निकालना होता है। टाउ सी का फार्मूला होता है 100 एएस अपॉन बीडी। ठीक है, एएस मतलब एरिया, ओवरऑल स्ट्रक्चरल एरिया, डिफाइंड बाय बी इंटू डी। ठीक है, ये आपका क्लॉज नंबर 40.2.1, 40.2.2, 40.3, 40.4, 40.5.3, ये सारे क्लॉजेस टेबल नंबर 19 आईएस 456 में दिए हैं, जो टाउ सी को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फैक्टर निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 एएस अपॉन बीडी, इस पर्टिकुलर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू आ रही है। जैसे मान के चलो एक वैल्यू इस पर्टिकुलर इसकी 1 वैल्यू आई, उसके बाद आप कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हो, कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हो। जैसे मान लो आपने M15 यूज किया, तो 1 के आगे M15 के नीचे कौन सा मैच हो रहा है, ऐसे यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से आएंगे, जहां पे ये मिट करेगा वो वैल्यू होगी आपकी टाउ सी, मतलब डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वो वैल्यू को लेके फिर आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस करना होती है। ठीक है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब जब टाउ वी मतलब नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस ये कम होते हैं टाउ सी शेयर स्ट्रेंथ से, जो कि टेबल नंबर 19 आईएस 456 ने बोला है, तो इसका मतलब है कि आपका शेयर डिजाइन डन अकॉर्डिंगली तो मिनिमम शेयर फोर्सेस, मतलब अगर आपका टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो आपका शेयर डिजाइन ऑटोमेटिकली डन है, आपको कोई शेयर फोर्सेस डिजाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी है, तो आपको 40.4 पेज नंबर 72 के हिसाब से आपको शेयर फोर्सेस की डिजाइन करनी पड़ेगी। अभी शेयर फोर्सेस की डिजाइन करना मतलब क्या, वर्टिकल जो स्टीरअप्स होते हैं, ठीक है, उनका डिजाइन करना। ठीक है, एक तो दो तरह, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल की तो हम डिजाइन करते ही करते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स की भी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। कब? जब आपका टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमने हमारे कोड ने कुछ कोडल प्रोविजंस दिए हैं बीम के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट, कॉलम के लिए और स्लैब के लिए। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो आपका फार्मूला होगा एएस अपॉन बीडी इक्वल्स टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, जिसमें बीडी को आप इधर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओगे तो आपको एएस मिल जाएगा, मिनिमम रेनफोर्समेंट मिल जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम रेनफोर्समेंट चाहिए तो आपका फार्मूला रहेगा 0.04 स्मॉल बी इंटू इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और सॉरी ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, अभी अगर मुझे कॉलम का मुझे रेनफोर्समेंट निकालना है, मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी इंटू डी। ठीक है, और मुझे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट निकालना है, वो लेगा 6 अपॉन 100 इंटू बी इंटू कैपिटल डी। अगर मुझे स्लैब का निकालना है तो वो निकलेगा 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन। अगर आप माइल्ड शील्ड बार यूज कर रहे हो तो आपको 0.15% से पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपका एच हाई इल्ड स्टिल डिफॉर्म बार अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 0.12% से आपके टोटल क्रॉस सेक्शन का आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, उसके बाद आप ये बिल्डिंग प्लान देख रहे हो।
मैं सबसे पहले आपको ऑटोकैड में एक बिल्डिंग प्लान बनाना सिखाऊंगा। जैसे हम आगे चलेंगे, जब बिल्डिंग डिजाइन की प्रोसेस आएंगी, तो सबसे पहले आपको मैं सेंटर लाइन प्लान बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद ही हम डिजाइन के लिए जाएंगे। ठीक है, जो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द प्रॉपर थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से हम प्लान बनाएंगे। आफ्टर दैट हमें कॉलम की पोजीशन कैसे फिक्स करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इसके अलावा आप आपके प्रॉपर बिल्डिंग को एनालिसिस नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक चीज है और हमारे इस वीडियो का लास्ट पोर्शन है। इस कॉलम की पोजीशन ओरिएंटेशन को फिक्स करना मतलब क्या, कि आपने देखा होगा कि जनरली जो कॉलम जो एट कॉर्नर पे होते हैं उनके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, थोड़ा ज्यादा ही लंबा होता है। क्यों? ये डिपेंड करता है आपके विंड लोड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा लोड आ रहे हैं उतने ज्यादा स्ट्रेसेस रहेंगे, लेकिन अगर जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतने ज्यादा कम स्ट्रेसेस भी रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन से विंड डायरेक्शन ज्यादा है, विंड लोडिंग कंडीशन ज्यादा है, उस साइड में हम एरिया कॉलम का थोड़ा ज्यादा रखते हैं, जिसके वजह से आपके कॉलम के ऊपर कम स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, हम कॉलम की पोजीशन इसलिए अच्छी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते हैं ताकि बीम टू बीम के डिस्टेंस का, बीम टू बीम के सॉरी कॉलम टू कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कम हो, ताकि बीम की डेप्थ हम कम प्रोवाइड कर सके। अगर आपका कॉलम टू कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है अगर बहुत ज्यादा है, तो आपको हायर डेप्थ ऑफ बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एट मेजर बीम जंक्शन, जैसे आपका आपका जो बीम है, जो कॉलम को लोड ट्रांसफर कर रहा है, जिसको हम प्राइमरी बीम बोलते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से बीम प्रोवाइड करना है। ठीक है, वो आपको जगह आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि टी जंक्शन कहाँ पे आ रहा है, प्लस जंक्शन आपका कहाँ पे आ रहा है। सेकेंडरी बीम मतलब होता है कि जो आपका प्राइमरी बीम को लोड ट्रांसफर कर, जैसे स्लैब से पहले बीम को जाएगा, फिर बीम से आपका कॉलम में जाएगा, वो भी आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज होती है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपको मान लो सर्कुलर आपने कॉलम प्रोवाइड कर दिया ताकि आपके बिल्डिंग को प्रॉपर व्यू मिले, अच्छा खासा व्यू मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम हमारे एप्लीकेशन में सीखने वाले हैं जब हम बिल्डिंग को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट हम हमारे लोडिंग कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी मेन प्रैक्टिस चालू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।